आगे हमें बात करनी है विकास की अवस्थाएं और उनका जो जो भी मतलब वर्णन है वो पूरा देखेंगे विशेषता के रूप में है ज्यादातर। और ये जो पीछे जो बैठे हैं ना जिनके डूब आ रहे हैं तो इनको थोड़ा ऐसे कर लो। और जब भी आज अपनी क्लास से फ्री हो जाएंगे तो मेरे को याद दिलाना ही वापस। और अभी एक दो बातें तो और याद दिलाने के लिए कहा था मैंने। क्या याद दिलाने के लिए कहा था? हम्म? वो तो अब रिकॉर्डिंग शुरू कर चुका हूँ मैं। क्लास शुरू हो गई है तो ये वापस अब जब मिले मौका तब याद दिलाना। लास्ट में रुक जाएंगे 5-7 मिनट, ठीक है। और वो एक नोट्स वाली बात भी याद दिलाना। एक वो जो अपन कह रहे थे ना 12 बुकलेट है उनकी प्रिंट आउट जिसको चाहिए तो उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक रहेगा। अभी चर्चा करते हैं अपन विकास की अवस्थाओं में। सबसे पहले पहले नंबर पे कौन सी अवस्था बोलो? सेसु अवस्था। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? इन्फेंसी। इससे मिलते जुलते से नाम किताबों में देखे अभी हमने शुरू में जब हम पढ़ रहे थे प्रस्तावना, 0 से लेके कहाँ तक? 2 वर्ष। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अवधि मानी है। जब हम हरलोक के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने तो बहुत कम समय माना था, ऐसा कुछ है। तो वो सामान्यतः ये माना। यहाँ जो लिखा हुआ ना ये क्या है बोलो? ये सामान्य है, ठीक है। सभी जगह जब पढ़ेंगे तो कोई तनाव लेना नहीं। अब इसमें क्या है शेषावस्था की विशेषता है? तो देखो शारीरिक मानसिक अधिगम प्रक्रिया में तीव्रता। इसका मतलब बहुत जल्दी सीखेगा, ठीक है। शरीर का विकास जल्दी होगा, मानसिक विकास जल्दी होगा। पर निर्भरता मतलब बताओ पर निर्भरता का? शिशु है तो पूरी तरह से जो दूसरों पर निर्भर है, ठीक है। अपरिपक्वता सीधी कहानी है कि वो किसी भी काम के लिए परिपक्व नहीं रहेगा। नैतिकता का उसमें क्या रहेगा? अब बहुत जगह है ना आजकल एग्जामिनर बहुत होशियार हो गए ऐसे तो ऐसा प्रश्न बनाते हैं जिसे अपने को लगता है कि वो यार ऐसे कैसे होगा भाई, बालक कौन सा अनैतिक काम कर रहा है वो, ऐसा लग सकता है ना। लेकिन उसको पता ही नहीं है कि नैतिकता क्या है, अनैतिकता क्या है। तो इस कारण से यहाँ नैतिकता का अभाव है। न तो असामाजिक है न सामाजिक है, तो क्या आ जाएगा? गैर सामाजिक। मतलब उसको जो सामाजिकता के बारे में कुछ पता नहीं है। अनुकरण द्वारा सीखना। हमें जो उसको जो भी सिखाना चाहते हैं तो हम कुछ ऐसे नाटक करते हैं, वो फिर वैसे नाटक मतलब नाटक करते हैं तो सिखाते तो उस तरीके से सिखाते हैं अपन। उसको बोलेंगे अपन किसके द्वारा सीखना? अनुकरण द्वारा। 2 वर्ष तक सभी समय का। और ये मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ को सिखा रहे हैं नाटक कर रहे हैं। नाटक का मतलब हम ऐसे छोटे बच्चे की तरह बोल रहे हैं, इसका मतलब नाटक ही तो कर रहे हैं भाई। एक चुल में तो अलग तरीके से बोलते हैं। 2 वर्ष तक सभी संवेगों का विकास। अब ये थोड़ा क्लियर दिमाग में फिट कर लेना। 2 वर्ष तक सभी संवेगों का विकास हो जाता है, ठीक है ना। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार बेसिक इंस्टिंक्ट है वो है जो उसके व्यवहार में दिख जाएगी अपने को। जो मूल प्रवृत्तियां हैं व्यक्ति की, अब मैकडूगल ने कितनी बताई वो है जो सारी की सारी अपन नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। और या कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो अपने को थोड़े अजीब लग सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि मैं जो मेरी तरफ से लिख के नहीं लाया हूँ या जो स्टूडेंट ने नोट्स बनाया वो भी अपनी तरफ से नहीं लिख रहे हैं। ऐसा जो विद्वानों ने माना है, जो भी साइकोलॉजिस्ट रिसर्च करने वाले तो अपने भी याद रखना है इसमें, इसको भी याद रखना है। परीक्षा कोई ऐसा हो कोई ज्यादा एडवांस दिमाग वाला दे सकता है तो याद रखना। काम प्रवृत्ति की यहाँ क्या बताइए? तीव्रता। सीखने का आदर्श काल। वेलेंटाइन एक विद्वान है जिन्होंने है जो इसको सीखने का क्या माना है? आदर्श काल माना है। इसका मतलब इस समय आप जो भी चीजें सिखाओगे वो ज्यादा बढ़िया से सीखेगा। फिर जो अजीबो गरीब अवस्था। अजीबो गरीब कहाँ है इसको तो ये भी याद रखना अपने को। शब्द क्या आया है? अजीबो गरीब। फिर है खतरनाक या अपीली काल। हर लोग ने इसको जो कौन सा काल कहा है? खतरनाक काल कहा है या बहुत ज्यादा वो जो अपील वगैरह करता है और मेरे को ये लाओ वो लाओ ऐसी कुछ कहानी जोड़ी इन्होंने, तो ये ध्यान रखना। और ये खतरनाक या पीली काल है, इसका जो उदाहरण अपन देख सकते हैं छोटा बच्चा हो ना 1-1.5 साल का, अब ये 2 साल तक का आएगा तो उसमें आ जाएगा उदाहरण। अगर बहुत जगह ऐसे होता है कि नॉर्मली जो आजकल की मम्मियां हैं वो मोबाइल वगैरह देखकर उसको चुप करवा देती हैं कि कोई काम कर रही है और नाटक कर रहा है कुछ तो मोबाइल में वो आती ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला देती है। और फिर अगर उससे मोबाइल लेना चाहो ना तो फिर भयंकर लेवल का लफड़ा होता है। अभी मैं थोड़े दिनों पहले मेरे वहाँ दोस्त के वहाँ गया था ऐसे, तो मैंने ये चीज देखी तो मेरे को लगा भाई बहुत खतरनाक लेवल का काम। मतलब वो सारे 5-7 घर वाले हैं ना पच गए लेकिन वो मोबाइल नहीं दिया। जीवन की आधारशिला स्ट्रेंग ने है जो ये जो समय है शेषावस्था का, इसको जो जीवन की क्या माना है बोलो? आधारशिला माना है। शिशु बाल जीवन ढंग के लिए तैयार करता है, मतलब पूरा जो लाइफ है उसके लिए तैयार करता है। कौन बोलो? विद्वान ने कहा है, एडलर ने। ये शिशु है जो मतलब शेषावस्था में बालक है जो पूरी की पूरी लाइफ में क्या तरीका रहेगा उसका उसको सीखता है। बालक में जन्मजात शुद्धता होती है, जो भी अशुद्धियां आती है बाद में आती है, ठीक है। ये बात किसने कही है? दोस्तों ने कही है। एक स्लेट जैसा होता है उसको आप नेगेटिव पॉजिटिव जैसा चाहो वैसा जो बना सकते हो। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ये बात किसने कही है?
क्रो एवं क्रो ने कही, ये याद रखना अपने को। काल्पनिक जगत में निवास, वो जो इमेजिन करता है, ऐसा कुछ विद्वानों ने माना है 2 साल के बालक के बारे में, तो ये ध्यान रख लेना। वैसे ये जो काल्पनिक जगत है ना, इसकी बात हम करेंगे कहाँ पर, किशोरावस्था में। तो ये थोड़ा सा जब कंट्रोवर्सी वाले पॉइंट आते हैं तो उनमें ध्यान रखना, यहाँ पर भी आत्मोह है, वहां पर भी पढ़ेंगे। अधिक सीमा और तीव्रता सर्वाधिक। अधिगम सीमा मतलब लिमिट है, कुछ चीजें हैं उसमें जो रहेगी, चीजें हैं जो प्रॉपर नहीं सीखेगा, लेकिन तीव्रता रहेगी सबसे ज्यादा। ये बात मानी है किसने, वाटसन ने। वाटसन थोड़ा अलग लेवल पर बात करते हैं, वो शुरू में हम पढ़ रहे थे प्रश्नों में एक जगह आया भी था ना कि कोई बालक लिया और मैं उनको कुछ भी बना सकता हूँ। तो उन्होंने जो अधिगम सीमा शब्द काम में लिया है, अधिगम सीमा और तीव्रता है, उसको क्या माना है, सर्वाधिक। मतलब इस समय पे बालक सबसे ज्यादा सीखेगा। और ये चीज सच भी है, जो नई पीढ़ी है उसको बहुत जगह ऐसे मोबाइल वगैरह का और उसका, या फिर जैसे मान लो कि भाई मोबाइल है जो मान नहीं रहा, बच्चा देख रहा है, तो वो जो मोबाइल में देख रहा है ना, वो चीजें ऐसी फीड कर दो कि फिर मतलब भयंकर लेवल पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। मतलब लोग है ना, जैसे मान लो उसका डायरेक्शन भी चेंज करना है अपने को, उसमें जो चल रहा है फालतू की चीज है उसको हटाना है और उसमें क्या चलाना है, ऐसी चीज जो उसके मतलब व्यक्तित्व को निखारे आगे आके और उसके जीवन में जो काम कर जाए बढ़िया, वो चीज जो उसको मतलब सामने जो प्रेजेंट की जा सकती है। तो पहला, सारी विशेषताएं जो क्लियर है, पहली अवस्था कौन सी है बोलो, शेषवावस्था, 0 से लेके 2 वर्ष तक। और जो भी ये बातें हैं ना जो समझ में आ रही है बहुत बढ़िया है, बाकी जो भी थोड़ा सा अलग लगे, जैसे मूल प्रवर्तयात्मक समझ में आ रहा है, 2 वर्ष तक सभी संवेगों का विकास, अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको पक्का याद रखना। ऐसे पॉइंट नॉर्मली एग्जाम में नहीं रहते हैं, लेकिन आ जाए बाई चांस तो ये अपने को पक्का पता होना चाहिए, क्योंकि ये और अवस्थाओं पढ़ते हैं तो ये अपने गड़बड़ हो सकता है। अजीबो गरीब को ध्यान रखना है, खतरनाक को ध्यान रखना है, एडलर वगैरह का ये पॉइंट है, वो तो अपने समस्या आएगी नहीं। बाकी जन्मजात शुद्धता वाली बात समझ में आ रही है, ये पक्का याद रखना है। काल्पनिक जगत में निवास है जो शेषावस्था में भी है, थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी विद्वानों की लाइनें हैं वो केवल समझने के लिए है, वहां से कोई ऐसा समस्या हो जाए अपने लिए ऐसा प्रश्न बनेगा नहीं। अब बात करें दूसरी अवस्था की, कौन सी अवस्था है, पूर्व बाल्यावस्था, 2 से लेके कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक। तो 0 से 2 तक तो हमने कौन सी पढ़ ली, शेषावस्था। उससे आगे यानी 2 से 6 वर्ष तक हम पढ़ेंगे पूर्व बाल्यावस्था। अब देखो, गेंग एज है ना, उसके आगे क्या लगा दिया, प्री, और बाल्यावस्था का आगे भी क्या लगा दिया, पूर्व। तो ऐसे करके भी थोड़ा याद रखना हमने, प्री स्कूल एज या प्री गेंग एज। प्री स्कूल कैसे, 6 साल का बच्चा है जो नॉर्मली स्कूल जाता है, तो उससे पहले की अवस्था यानी प्री स्कूल हो गया। और गेंग बनाता है बाल्यावस्था में, तो उससे पहले की अवस्था यानी प्री गेंग एज। खिलौनों की आयु, बच्चा छोटा बच्चा है नॉर्मली, तो अभी मोबाइल खिलौना हो गया उनके लिए। बाकी जब मोबाइल नहीं है, ऐसे मान लो कि मोबाइल को अलग करो, तो नॉर्मली बच्चा आगे खेलेगा, उसके पास खूब सारे खिलौने रहेंगे। अनुकरण की अवस्था, सीधी है कहानी, वो खूब अनुकरण करता है हर बात में। प्रश्न करने की अवस्था है, थक्का छोड़ेगा अगर पूछना शुरू करेगा तो। उत्सुकता और जिज्ञासा, प्रश्न क्यों करता है उसका कारण है, ये दोनों पॉइंट, उसमें हर चीज को जानने की उत्सुकता रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है बहुत ज्यादा। अन्वेषणात्मक आयु, अब ऐसा कोई पॉइंट आए तो उसको स्पेशल याद रखना, इस उम्र को क्या कहा गया है, अन्वेषणात्मक आयु। अन्वेषण का मतलब क्या होता है बोले, नई चीजों के बारे में कोशिश करता हूँ जानकारी की। जिद्दी समस्या अवस्था, माता पिता के लिए यह अवस्था है जो कैसी हो जाती है, समस्या अवस्था हो जाती है, क्योंकि बालक में इस समय जिद सबसे ज्यादा होती है। जिद्दी का मतलब समझ रहे हैं अपन, मतलब सब बहुत क्लियर है, इसमें कोई उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है ना, अभी उदाहरण दिया भी है मैंने। तैयारी अवस्था, अध्यापक के लिए है, तो ये कौन सी अवस्था हो गई। अब कुछ को लग रहा होगा कि अध्यापक के लिए तैयारी अवस्था का मतलब क्या है, तो ये है जैसे स्कूल में मान लो दूसरी कक्षा का एक बच्चा आ रहा है, उसके साथ उसका छोटा बहन भाई आ रहा है, 4 साल का है, 5 साल का है, ऐसा। तो उस समय शिक्षक है जो उनको मतलब उसके साथ बैठना है, कुछ वही तू ये बोलेगा पढ़ेगा कविता वगैरह, या पास में बिठाना वगैरह, ये शुरू कर सकते हैं। मतलब शिक्षक के लिए उनको कैसे क्या पढ़ाना, उसकी तैयारी की अवस्था है। माता पिता के लिए है तो क्या है, समस्या अवस्था। अकेला खेलना, एक खिलौने से ना खेलना, ये कुछ इसकी स्पेशल बातें हैं। देखो, एक तो यहाँ बालक है, प्री गेंग है ना, मतलब गेंग नहीं है तो अकेला खेलेगा, अपने खिलौनों से खुद ही खेलेगा, दूसरों को नहीं खेलने देगा। एक खिलौने से ना खेलना, इसका मतलब क्या है, ज्यादा चाहिए उसको, है ना। भाषा विकास की संवेदनशील अवस्था, यहाँ से बालक है जो सीखता, गाँव में क्या सीखता है सबको पता है ना, और मजा भी आता। बहुत सारे लोग बाग है जो मतलब उसको भी इंजॉय लेते हैं, यहाँ देखो हमारे ये होशियार हो गया है। और संवेदनशील कहा है इसको, यहाँ जो अगर गलत सीख गया तो फिर बहुत संभावना है कि आगे गड़बड़ कर जाएगा। फिर बक्की अवस्था इसी से रिलेट कर रहा है, बक्की का मतलब कुछ भी वो बोलता रहता है, इस कारण इसको क्या बोल दिया, बक्की अवस्था। 5 वर्ष की अवस्था ग्रहणशील, न्यू मेन एक विद्वान है, उन्होंने जो 5 वर्ष की अवस्था को क्या कहा है, ग्रहणशील कहा है।
4-5 वर्षों में जो बनना हो बन जाता है, ऐसा किसने कहा है? फ्रायड ने कहा। मतलब उसके बाद आप उसको कुछ नहीं बना सकते। अब मैं कुछ भी कहूँ सुमन को तो वो तो 5-4 साल की थी तब तक उसके दिमाग में बैठना था, जो बैठ गया। अब कुछ नहीं कह सकते इसको। समझ में आ गई क्या बात? बोलो। अरे समझ में आ गई क्या? फ्राइड ने कहा है ऐसा कि 4-5 वर्षों में जो बनना हो बन जाएगा, प्रथम 3 वर्षों में आधा विकास हो जाएगा। ये बात कही है किस विद्वान ने? गुड एनफ ने। इस अवस्था में बालक में ईगो रहता है। क्या रहता है बोलो? ईगो, अहम भाव रहता है। मतलब उसको आप जो उस हिसाब से ही ट्रीट करें ताकि उसका ईगो हर्ट नहीं हो। फिर पूर्वाग्रह है, कुछ चीजें हैं उसके मन में जो पूर्वाग्रह के रूप में आती है। हालांकि पूर्वाग्रह का मतलब वो नहीं जानता, लेकिन पहले से उसके मन में कोई धारणा बैठ गई ना, तो उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। पूर्वाग्रह का मतलब बताओ देखिए। हाँ, बाहर आबू है। अब उसके दिमाग में पहले से ही बैठ गया कि क्या है बाहर? आबू है। बाहर बहुत बढ़िया दुनिया है, लेकिन उसके दिमाग में पहले से वो रहेगा कि यार मेरे को ध्यान रखना है। समझ में आ गई क्या बात? ये नकारात्मक व्यवहार, व्यवहार कैसा बोलो? नकारात्मक। अब ये नकारात्मक व्यवहार का मतलब क्या समझेंगे अपन? मतलब चिड़चिड़े टाइप पर ऐसे उल्टा पुल्टा काम वो कर सकता है। 3 वर्ष सामाजिक खेल। अब ये अवस्थाओं में बहुत जगह थोड़ा सा वो ग्लिच रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए ना। 3 वर्ष में है जो वो साथ में खेलने की कोशिश करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हमने ये जो विरोधाभासी पॉइंट पढ़े हैं तो उसको बहुत दिमाग में क्लियर रखना। जब हम 2 से 6 तक की बात करेंगे तो अकेला खेलना पसंद करता है, लेकिन लगभग 3 वर्ष की अवस्था में एक बीच में ऐसा फेज आता है जब वो थोड़ी मित्रता रखने की कोशिश करता है, ठीक है। उद्देश्य पूर्ण क्रिया, जो भी काम करेगा उसके पीछे कोई ना कोई मकसद रहेगा। मतलब वो खेलेगा कूदेगा कुछ भी करेगा, लेकिन उसके पीछे मकसद रहेगा और उसको जो पता चल जाता है कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। सही गलत में भेद करना भी सीखता है। कुछ जो छोटी मोटी बातें हैं उसमें कि भाई ये करना है ये नहीं करना है, इसमें भेद कर लेता है। सामयिक संबंध बनाना, इसका मतलब कहाँ रोना है, नाटक कहाँ करना है, कहाँ जो बिल्कुल गंभीर रहना है, पापा आ गए तो कूट सकते हैं, ऐसी कोई संभावना है जो उसके दिमाग में आना शुरू हो जाती है। और ये सारी विशेषताएं अपने को याद रखनी है। किस अवस्था के साथ बोलो? पूर्व शब्द को ध्यान रखना, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था। और 3-4 पॉइंट ऐसे हर अवस्था में रहेंगे जो दूसरों से भी मैच करते हैं थोड़े से हल्के फुल्के से, तो अपने कोशिश करनी है कि वो गड़बड़ नहीं हो। इसमें जैसे मान लो पूर्व बाल्यावस्था में कोई विशेष बताना होगी, एक ही पॉइंट आए हम समझ जाएंगे ये पूर्व बाल्यावस्था है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट था बोलो? जिद्दी। जिद्दी तो सभी अवस्थाओं में मिल जाएंगे। अभी खिलौनों की आयु है ना, ये थोड़ा ठीक हो सकता है पॉइंट। और जिज्ञासा तो आज नहीं है क्या हमारे में? अनुकरण की अवस्था भी है, ठीक है, ये भी पॉइंट है, अनुकरण को भी ध्यान रखना। ओके, अभी बात करते हैं, एक बार है ना चारों कंप्लीट हो जाएंगे, फिर वापस अपन पूरा चारों पॉइंट लिख के बोर्ड पे और बात करेंगे भाई इनमें कॉमन क्या क्या था, है ना। आगे बात करते हैं। अब तीसरे नंबर की अवस्था है बाल्यावस्था। इससे पहले हमने 2 पढ़ ली, 0 से 2 तक कौन सी थी? शिशुअवस्था। फिर 2 से 6 तक कौन सी थी? अब हम तीसरी बात कर रहे हैं, 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था। गेंग एज, वहां प्री गेंग था, अब क्या हो गया? गेंग, ठीक है। और पहला ही शब्द आया गेंग। दूसरे नंबर पे उधर प्री स्कूल था, इधर क्या लिख दिया? स्कूल एज, जॉनसन ने माना है। और ये खेलने के आयु, उधर खिलौने की थी, इधर खेलने के आयु, ये भी ध्यान रखना। शाब्दिक अंतर जो है वो उत्पत्ति। कैसा होगा बालक? उत्पत्ति होगा। सारस, ये सारस अवस्था भी कहलाती है, कारण क्या है वो भी समझेंगे अपन। और एक है थोड़ी सी चुस्ती की आयु। चुस्ती का मतलब थकान वगैरह का उसको बालक को देख लेना। 6 से 12 साल तक की अवस्था है उसमें, मतलब आप उसको जबरदस्ती रोकेंगे ना तभी रुकेगा, बाकी वो खेलता रहेगा। और सीधी कहानी है ये, इसमें मतलब कहीं 1% कुछ सोचने का काम है। एक शब्द ये ऐड किया ना, गंदी अवस्था, तो हम है जो बहुत अलग अलग संदर्भ में बात करते हैं ये सब। यहाँ गंदी अवस्था का मतलब ऐसे समझना कि वो अपने बहुत लोकल शब्द है, सूगला रहता है, ठीक है ना। मतलब वो ऐसे ध्यान नहीं रखता कि भाई मेरे ये शर्ट पे कुछ लग गया है, क्या हो गया है, या जुकाम हो रहा तो गल्फ स्ट्रीम इधर इधर उधर तो नहीं हो रही है, बहुत कोई तनाव नहीं लेता है। इसी शब्द को और आगे ये बता रहा है, कौन सी अवस्था? गिरोह की अवस्था। मतलब उसकी खुद की एक गैंग रहती है। उपलब्धि अभिप्रेरक निर्मित होना शुरू हो जाता है। ये अभिप्रेरक है जो बहुत अच्छे से समझना। उपलब्धि अभिप्रेरक किसे कहेंगे बोलो? उसके मन में अचीवमेंट
वाला वो फीलिंग आने लग जाती है, भाई क्लास में मुझे टॉपर बनना है, टॉपर बनूंगा तो ये होगा, मतलब ऐसे आने लग जाता है ना, ये अचीवमेंट कुछ प्राप्त करना, मतलब ऐसा अभिप्रेरक है जो दिमाग में आ जाता है। नाजुक अवस्था क्यों कहा, अपन समझ ही रहे हैं, यहाँ से अपन है जो उसको किधर भी ले जा सकते हैं, इसका मतलब नाजुक अवस्था है। और यहाँ ये जब हम शेषो अवस्था में पढ़ रहे थे उस समय है जो उसको तीव्र माना है, यहाँ पर है जो कामोत्तेजना कैसी है, सुप्त है। संग्रह करण की प्रवृत्ति, संग्रह करण का मतलब क्या होता है सभी जानते हैं, मतलब वो चीजों को क्या करता है, इकट्ठी करता है, ठीक है। भ्रमण करेगा ना वो कैसे करेगा, निरुद्देश्य, इसका मतलब वो कहीं घूमने निकल जाएगा बिना किसी मकसद के, निरुद्देश्य भ्रमण कर सकता है। और उसी निरुद्देश्य भ्रमण के दौरान वो जो कुछ ना कुछ क्या कर लेगा, खोज कर लेगा, घर पे आके कहानी सुनाएगा कि मैंने आज ये देखा वो देखा, वो हाथी था, ये था, है ना। कुछ कुछ है जो इंडिपेंडेंट होना शुरू होता है, आत्मनिर्भरता का उसमें विकास हो जाता है। आत्मनिर्भरता का मतलब यहाँ बालक के संदर्भ में हम क्या बात करेंगे, छोटा मोटा मतलब अपना काम है जो मम्मी के भरोसे नहीं रहता है, किसी घर वाले के भरोसे नहीं रहता है, खुद कर लेता है ना। फिर जिम्मेदारी निभाना, कुछ छोटी मोटी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जाना शुरू हो जाती है। घर में 12 साल तक के बच्चे को क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, ये है ना, बहुत सॉलिड जवाब है एकदम, कि भाई 12 साल का बच्चा है तो उसका छोटा भाई बहन हो सकता है, संभावना है पूरी पूरी, तो उसका ध्यान रखना है, तो ये एक तरीके की क्या हो गई, जिम्मेदारी, और उसको वो निभा लेता है। और बहुत सारे बच्चों को देखना, मतलब जो 11-12 साल के हैं, या अभी मेरे पास एक फोटो है, अभी वो फोटो ढूंढना बहुत भारी काम हो जाएगा, बाकी बता जरूर दूंगा मैं, मैंने पहले जो बहुत 4-5-7 साल हो गए होंगे उसको फेसबुक पे डाला भी था। मतलब एक 5वीं क्लास का बच्चा है, उसकी गोद में सोया हुआ उसका भाई, और वो होमवर्क कर रहा है, और भाई को नींद आ रही है एकदम टकाटक, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है उस समय, अपनी जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुल ऑन एकदम कंप्लीट। और ये बढ़िया बात भी है, बहिर्मुखी स्वभाव, इस दौरान में कोई भी बालक हो, बाद में हो सकता है वो बहुत शर्मिला हो जाए, नहीं बोले ज्यादा, लेकिन इस दौरान में चाहे बालक अंतर्मुखी हो चाहे बहिर्मुखी हो, नॉर्मली वो बहिर्मुखी रहेगा, मतलब अंतर्मुखी भी यहाँ पर इस अवस्था में कैसा रहेगा, बहिर्मुखी रहेगा। और उसके बहुत सारे कारण भी, क्या है बताओ, एक आध कारण बताओ। सारे बालक हैं जो अंतर्मुखी टाइप के होते हैं वो भी यहाँ पर बहिर्मुखी है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, उससे बहिर्मुखी कैसे हो। बहिर्मुखी का मतलब यहाँ ये प्रश्न पूछना बहिर्मुखी को नहीं बताता, अपने बारे में बहुत सारी चीजें जो दूसरों से डिस्कस कर लेता है, इसको समझना अपने को कि ये बहिर्मुखी है। हाँ, ये हो सकता है। और पीछे कोई बता रहा है, क्या बताया, हाँ समूह में रहने लग जाता है तो आपस में खूब बातें करते हो, तो ये बहिर्मुखी वाली संभावना बन गई एक, मतलब थोड़ा वो अवस्था का भी फर्क पड़ेगा, मतलब यहाँ थोड़ा गेम वगैरह का सारा कुछ देख सकते, बहिर्मुखी का मतलब तो समझ गए ना। बहिर्मुखी का मतलब ये है, जैसे अपनी क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल चढ़ी चुप, मतलब पूरी क्लास के दौरान 3 घंटे क्लास निकल जाएगी एक शब्द नहीं बोलेगा, और मैं ये कह रहा हूँ, मतलब मेरे पास ये पावर है नहीं, भगवान ऐसी शक्ति दे दे मेरे को तो लगे। बाकी हर स्टूडेंट को कम से कम हर दिन है जो एक ना एक प्रश्न पूछना चाहिए क्लास में, अगर नहीं पूछ रहे हो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है मामला, मतलब कम से कम एक समस्या तो 24 घंटे में अपने सामने आनी चाहिए कि भाई ये बात है। बहुत सारे तो दूसरों को हंसते हैं, मतलब कोई पूछता है ना तो देखते हैं। जबकि अगर अपन पूछ रहे हैं ऐसे कोई समस्या है, मतलब कोई भी डिस्कस कर रहे हैं अपन, चाहे हो सकता है भाई सर को नहीं पूछ रहे हैं फिर भी आपस में बात कर रहे हैं, तो वो ठीक लेवल का है मामला। चलो, बहिर्मुखी स्वभाव याद रह जाएगा, कौन सी अवस्था में है, समूह के प्रति वफादार, समूह के प्रति क्या है, वफादार, इसका मतलब क्या हुआ, अपनी जो गैंग है ना उससे वो धोखा नहीं करता, ठीक है, मार खा लेगा लेकिन नाम नहीं लेगा, तेरे साथ कौन था कोई न हो हमारे अंदर, कूटेंगे घर वाले फिर भी वो नाम नहीं बताएगा। समूह में खेलना, नियम पालन करना, ये है समूह में खेलना, क्योंकि गैंग है तो खेलेगा, और यहाँ पर वो नियमों को तोड़ता नहीं है, यहाँ नियमों को फॉलो करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जीवन निर्माण काल, फ्राइड ने इसको क्या कहा है, जीवन निर्माण का काल कहा है। कोल और ब्रुस ने इसको कहा है अनोखा काल। फिर अपने किल पेट्रिक है उन्होंने कहा है प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण, प्रतिद्वंद्वात्मक का मतलब एक दूसरे से कम्पीट करते हुए है जो सामाजिक चीजें सीखता है। मिथ्या परिपक्वता, रोस है ना, उन्होंने कहा कि भाई ये एक तरीके की कैसी परिपक्वता आती है उसमें, मतलब वो बहुत सारी जिम्मेदारी निभा रहा है, बोल रहा है, ग्रुप में खेल रहा है, आज्ञा पालन कर रहा है, तो ये है जो परिपक्वता टाइप लग रही चीजें, लेकिन ये है जो झूठी है, मतलब एक्चुअल में वो जिस लेवल पर आना चाहिए उसमें नहीं आता है। वैचारिक क्रिया अवस्था है, विचार करना शुरू करता है। तार्किक कार्य मतलब उसके लॉजिक वगैरह की कहानी शुरू हो जाती है यहाँ से।
सृजनात्मक क्रिया प्रारंभ। अब ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ लिखा है इसने क्या, प्रारंभ है, इसका मतलब प्रॉपर वे में है जो सृजनात्मक कार्य नहीं कर पा रहा, अभी सृजनात्मकता है उसकी क्या हुई है, शुरुआत हुई है, ठीक है। संवेगात्मक स्थिरता, यानी कि इमोशनली डिबैलेंस नहीं होता है, हर कभी रोने लग जाए, बहुत खुश हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ये समस्या कब आएगी ज्यादा, किशोरावस्था में। भाषा विकास की तीव्रता है, ये ध्यान रख लेंगे, मतलब उसके जो शब्द भंडार है वो बढ़ जाता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये काफी ठीक है, इसीलिए इस अवस्था को ज्यादा बढ़िया माना जाता है। दृष्टिकोण कैसा रहेगा, यथार्थवादी। और यथार्थवादी का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में जो है वैसा ही मानना, है ना, बहुत ज्यादा वो इधर उधर की पचड़े में नहीं पड़ना। मूर्त परिचालन की अवस्था, विचार है जो अमूर्त रहते नहीं है, जो भी है वो एकदम परफेक्ट सामने है। संकल्पना, अपने दिमाग में जो आइडियोलॉजी आना शुरू होती है किसी भी चीज को लेकर। प्रबल जिज्ञासा, जिज्ञासा जो इस अवस्था में कैसी रहती है, जानने की बहुत कोशिश करता है, और इसी कोशिश में बहुत जगह जो गड़बड़ भी कर जाता है। सामाजिक अनुमोदन, पापा की तरफ से, मम्मी की तरफ से उसको अच्छा बेटा, अच्छी बेटी, ये सुनना अच्छा लगता है ना, वो ऐसे काम करता है जिससे उसको शाबाशी मिले, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सामाजिक अनुमोदन। मतलब अड़ोसी पड़ोसी भी कोई काम बताएंगे ना, बेटा ये काम कर दो, तो वो कर देगा, ऐसे नहीं कहेगा कि काम क्योंकि उसको क्या चाहिए बोलो, अनुमोदन चाहिए उसको। 9 से 12 वर्ष, ये परिपक्व काल, ये ध्यान रख लेना थोड़ा उसमें भी, और अगर अलग करना हो तो 9 से 12 वर्ष। तो ये बात कर रहे थे अपन किसके बारे में बोलो, बाल्यावस्था के बारे में। यंग एज है, स्कूल एज है, खेलने की आयु है, सारस है, उत्पाती है, गंदा रहता है, गिरोह बना के रहता है। और पॉजिटिव बातें भी लिखी कि भाई उपलब्धि अभिप्रेरक आना शुरू होता है, इसमें संग्रह की प्रवृत्ति आती है। भ्रमण थोड़ा निरुद्देश्य लिखा है, तो इसको ध्यान रख लेना। और सेल्फ डिपेंडेंसी आती है, बहिर्मुखी स्वभाव होता है, समूह में तो है तो खेलेगा, ठीक बात है। पॉल एवं ब्रुस ने इस काल को अनोखा काल कहा है, ऐसे पूछ सकते हैं पॉल एवं ब्रुस के अनुसार कौन सा काल अनोखा काल को। परिपक्वता को मिथ्या कहा है रोस ने, है ना। बाकी जिज्ञासा प्रबल रहेगी। और एक परिपाक शब्द आया तो वो 9 से 12 वर्ष के बच्चे के लिए है, तो इसको ध्यान रख लेना। हाँ, हाँ, ये जब भी हम प्रश्न पढ़ रहे थे उस समय हमने पढ़ा था पूर्व और उत्तर ऐसे, है ना। तो इसमें क्या अलग अलग अगर वर्गीकरण करें ना अपन, तो ऐसी अवस्था है उसको कहा जाता है क्या, संक्रमण। मतलब एक अवस्था से वो दूसरी अवस्था में जा रहा है, तो जाएगा तो उसमें कुछ तो समय लगेगा, उसी को हम जो क्या बोल देते हैं, जैसे मान लो बालक है वो जब किशोर होगा, तो बीच की अवस्था उसको हम क्या बोल देते हैं, उत्तर बाल्यावस्था। वो बहुत ज्यादा लंबा अवधि नहीं है, बहुत लंबी अवधि नहीं है, इस कारण उसको साल 2 साल मान सकते हैं अपन। और अलग से इसी कारण वर्णन आया नहीं है, वो प्रश्न के ऊपर डिपेंड रहेगा कि अपन क्या कहेंगे, ठीक है। बाकी ये सब जरूर समझना है, पूर्व शब्द का मतलब उससे पहले, और उत्तर का मतलब के बाद, ठीक है। अब यहाँ जैसे मान लो 12 से 19 लिखा है, अब इसमें 12 से 13 मान लो, तो ये एक तरीके से उत्तर बाल्यावस्था हो गई, या इसीलिए 11 से 13 बता दिया, क्योंकि उस समय जो वो बदलाव आएंगे। अब यहाँ हमने जो कल जब पढ़ रहे थे तो 10 से 19 वर्ष भी पढ़ा था, किसने कहा था ये, WHO ने कहा था। तो वो मैं समझा रहा था कि भाई दुनिया के संदर्भ में थोड़ा अलग हो सकता है, सामान्य के संदर्भ में अलग हो सकता है, और विद्वान अलग अलग भी बता सकते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ सारी की सारी कहानी है, वो विशेषता है वो किशोर वय बालकों की है। तो संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था तो किसने कहा, कल 2 4 5 बार पढ़ा था इसको हमने, है ना। संवेगात्मक रूप से है जो अस्थिरता है, यानी समय कभी उसके स्थिर नहीं रहेंगे। पहचान संकट, ये है जो बताओ देखे क्या है इसका मीनिंग, क्या है पहचान संकट का मीनिंग क्या है, कल हमने चर्चा भी की थी इस पर। पहचान संकट का मतलब क्या, आइडेंटिटी क्राइसिस। जैसे अभी पेट्रोल वगैरह कम पड़ गया या गैस की टंकियां कम पड़ गई, तो उसमें बोलते हैं ना कि क्राइसिस आ रहा है आपने, ऐसे। टकराव नहीं, आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब बताओ, कोई भी बता सकता है, सबको ही है अधिकार पूरा बोलने का। और अंतर्मुखी रहना बढ़िया है या बहिर्मुखी रहना बढ़िया है, दोनों मुखी, मतलब जब आवश्यकता हो तब बोलो, और बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है तो मत बोलो। अभी आवश्यकता है बोलो, अभी अभी अंतर्मुखी मत रहो। आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब खुद क्या समझते हो जो बताना, ठीक है ना, वो वास्तव में क्या अर्थ है वो अपने को नहीं चाहिए। बताओ, देख कन्हैया बता रहा है, तुम्हारे हिसाब से पहचान संकट का अर्थ क्या हो सकता है। हम्म? और ऐसे कभी
मतलब क्लास में बैठे हैं अपन और अचानक से अपना नाम आ गया है ना, तो बिल्कुल टेंशन 1% नहीं लेनी, आराम से कोशिश करनी है बोलने की, कुछ ना कुछ बोल के कि मेरे हिसाब से ये हो सकता है वो गलत हो ही सकता है ना, इसमें क्या। हाँ, तो सही जवाब है इसका। हर एक किशोर वही बालक है ना, वो अपनी खुद की है जो क्या चाहता है, पहचान चाहता है कि भाई मेरे को सब जाने, सबको पता होना चाहिए मैं भी कोई आदमी हूँ, है? लेकिन उसके सामने है जो संकट है, क्या संकट है, वो जिस रूप में चाहता है कि मेरे को इस रूप में जाना जाए, उस रूप में कोई उसको जानता नहीं है, ठीक है ना। वो अपने आप को चाहता है कि भाई मेरे पास तो इतनी ताकत हो गई, ये हो गई, मेरे को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, अब जिम्मेदारी उसको मिलती नहीं है उस लेवल की। तो इसी कारण उसके सामने किसका संकट आ जाता है, पहचान का संकट। फिर वो जो प्रयास करता है अलग अलग तरीके से अपने आप को, जो लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए, भाई मैं भी कोई हो रहा है, भाई देखो इधर। व्यवस्था के प्रति विद्रोह, अब शब्द आया है क्या, व्यवस्था के प्रति क्या है, विद्रोह है। व्यवस्था के प्रति विद्रोह का मतलब क्या है बोलो। घर वालों के खिलाफ, मैं तो कह रहा हूँ व्यवस्था। एक बताओ, ये उदाहरण बता रही है अन्नू, सुन लो, बोलो बेटा बेटा। जीन शार्प की एक पुस्तक है, नाम है द आर्किटेक्ट। क्या नाम है बोलो। ये जो अपने इसका विषय नहीं है, इसीलिए मैं साइड में होकर बोल रहा हूँ, कोई अपने क्लास को देखने वाला इतना वो नहीं है कि इसके बारे में बात करें। इसी किताब के बारे में बात करना चाह रहा था। अभी जो ये बात करें ना व्यवस्था के प्रति विद्रोह, इससे मुझे याद आया कि अभी अपने यहाँ जो पेपर वगैरह की लीक की घटना हुई, तो वो व्यवस्था है। और जो आम जो भी विद्यार्थी हैं उन्होंने व्यवस्था के खिलाफ क्या किया, विद्रोह किया। अब चाहे झारखंड वगैरह में यहाँ अभी भी चल रहा है, उसका जो समाधान निकला नहीं है। अब इस प्रकार का कोई भी सिस्टम वो अपने आसपास देखता है ना, और जो उसको बाउंड करता है, कोई भी चीज उसको बाउंड करती है, तो वो उसके खिलाफ क्या करेगा, विद्रोह करेगा। और इसके बारे में ये जो अभी जो हुआ था घटनाक्रम, इसके बारे में 50 साल पहले की किताब है, जीन शार्प के द्वारा लिखी गई है, द आर्किटेक्ट किताब। इसमें पूरा पूरा जो सिस्टम लिखा हुआ है, यानी अभी ये जो मतलब चला था सिस्टम जंतर मंतर का अपना, तो पूरी वो किताब की स्क्रिप्ट है, उसी के आधार पर पूरा सिस्टम चला था। और ये इनके संगठन वालों ने बहुत समय लग गया, लेकिन डिकोड कर लिया कि इसके पीछे कारण ये था, और काफी टाइम रहते हैंडल कर लिया। बाकी बहुत सारे देशों में जो ऐसे सरकार गिर गई थी, उस किताब के आधार पर उन्होंने काम किया और सरकार उसको फेल कर दिया। हालांकि ये जब किताब लिखी गई तो नकारात्मक उद्देश्य से नहीं लिखी गई थी। पहले बहुत जगह ऐसे तानाशाह डिक्टेटर टाइप के राजा वगैरह होते थे, तो उनको कैसे हटा सकते हैं अपन, वो तरीका इधर थोड़ी जनता द्वारा चुनी गई है, तो हो सकता है कि इस कारण ये बच गए। अहम केंद्रवाद और नायक पूजा, हीरो वर्शिप, कल बहुत जगह शब्द आया था क्या, भाई वो के कोई एक लीडर है उसको जो मानेगा, अपना खुद का जो मान लेगा कि भाई बस यही है। मैं अभी एक दो है उनके डीपी बता सकता हूँ कि भगत सिंह की डीपी लगा रखी होगी, बताऊं क्या। अरे अब मुझको लगा डीपी बताने की क्या आवश्यकता है, लेकिन हीरो वर्शिप याद रह जाएगा ना, पक्का रह जाएगा ना, ठीक रहेगा। बहुत सारे तो खुद ही हीरो खुद ही लगाते हैं। सही है ना, ये भी बढ़िया तरीका है। कुछ है जो भगवान की लगा देते हैं। मैं सोच रहा हूँ मेरे को कोई एक भी डीपी नहीं मिली, तो फिर एक तो मिल गई है देखो, फोटो लगा रखा। हाँ, देखिए क्या, वो देखना चाह रहा हूँ ऊपर नाम जिसका लिखा हो, वो तनाव अपने को नहीं लेना, ठीक है। हम केवल केवल किसकी बात कर रहे हैं, नायक पूजा की, तो नायक पूजा समझ में आ गया ना। हाँ, अहम केंद्रवाद का मतलब क्या हुआ, ईगो भयंकर लेवल पर रहेगा यहाँ पर। विषम लैंगिक भावना, ये ठीक बात है, समझ में आती है। सक्रिय खेल खेलना, अब जो खेल होंगे वो कैसे होंगे, मतलब उसमें व्यक्ति है जो शारीरिक रूप से बहुत एक्टिव रहेगा। सामाजिक व्यवहार, मतलब मित्रता वगैरह जो कहानी शुरू हो जाती है यहाँ से, सामाजिक व्यवहार की बात आ जाएगी। आदर्शों से क्या है बोलो, प्रभावित है, वो ऐसे काम नहीं करेगा जो उसके हीरो ने नहीं किया है, और वो ऐसे काम करेगा जो जिसको पूजता है वो करता है।
इसमें ये 12-16 है, इसको मानेंगे अपन। पूर्व किशोरावस्था, वय संधि काल या एज ऑफ प्यूबर्टी, ये सब ध्यान रखिए ना। 12 से कौन सी अवस्था है? 16। जबकि हम जो पढ़ रहे हैं 12 से 19। औपचारिक परिचालन, ये थोड़ा ध्यान रखना, औपचारिक शब्द आ गया है यहाँ। औपचारिक का मतलब पूरा सिस्टमेटिक चलेगा काम। अव्यक्त वैयक्तिक स्थिति, अव्यक्त का मतलब क्या है? अव्यक्त शब्द जो सभी जानते हैं, मतलब मन में बहुत सारे भाव हैं लेकिन उसको क्या नहीं करता है? व्यक्त नहीं करता, तो इसको क्या कहेंगे अपन? अव्यक्त। अभी भी हम महसूस करते हैं बहुत बार, जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके मन में तो होगा खूब कि मैं जो इसको इतनी इतनी बातें सुना दूं, लेकिन संभावना है जो नहीं है। तो वो अवस्था कैसी है बोलो? अव्यक्त अवस्था है, अव्यक्त वैयक्तिक स्थिति है। उलझन, अब जब ये सारी कहानियां हैं तो उलझन तो रहेगी, स्वाभाविक सी बात है ना। घर वाले कह रहे हैं कि पढ़ाई करो, मन में जो कुछ अलग चल रहा है, स्कूल में कुछ अलग चल रहा है, गैंग कह रही, मतलब दोस्त कह रहे हैं कि कुछ अलग करते हैं, तूफानी करते हैं। ये बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट वगैरह में नहीं आता है क्या? अटपटी अवस्था, उलझन है तो उसको अटपटी भी कह सकते हैं, पर समस्या है या क्या है? अवास्तविकता है, मतलब इमेजिनेशन बहुत हाई रहती है। और बहुत सारे विद्वानों ने इसको जो जीवन का कौन सा काल कहा है? बसंत काल कहा है, स्वर्णिम काल कहा है, अस्मिता विकास, यहाँ से खुद की रेस्पेक्ट वगैरह जो क्रिएट होना शुरू होती है। हॉल ने तो इसको क्या कर दिया? नया जन्म है, एक तरीके से पुराना व्यक्ति है वो बदल जाता है, एकदम नया व्यक्ति निखर के आ जाता है सामने। बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था में परिवर्तन है वो पुल, ये विद्वान का नाम है, क्या नाम है? याद रह जाएगा। किल पेट्रिक ने इसको जीवन का सबसे क्या कौन सा काल कहा है? सबसे कठिन। भाई इतनी मुश्किल व्यक्ति के सामने कभी नहीं आई, बहुत भयंकर लेवल पे नहीं उलझेगा कभी। और ये विंग और हंट है, इन्होंने जो क्या कहा, जीवन का परिवर्तन काल है, यहाँ से जो बालक है वो प्रौढ़ बनता है। जरशील्ड, बाल्यावस्था से किस अवस्था की तरफ संक्रमण करता है? परिपक्व अवस्था की तरफ संक्रमण, ये जरशील्ड है, उसके साथ अपने को संक्रमण सब ध्यान रखना है। आदर्शों और वास्तविकताओं से अनुकूलन है, जो किसने कहा है? जीन पियाजे ने। भावी जीवन की आशा यहीं से शुरुआत होती है, क्रो एवं क्रो ने कहा है। किशोर खुद के लिए एक प्रॉब्लम है, ये बात कही है श्रीमती और लोग ने, ये ध्यान रखेंगे। किशोर विद्रोही भावना रखते हैं, ये बात किसने कही है? और कोशीय गुणात्मक अभिवृद्धि की बात भी फ्रैंक नहीं की थी, अभी जस्ट हम पढ़ के आए, एक जगह लाइन आई थी। कौन सा नहीं किया? संक्रमण का मतलब क्या होता है? देखो, एक से दूसरे में फैलना किसी भी चीज का, वो बीमारी वगैरह फैलती है तो उसको अपन बोलते हैं संक्रामक बीमारी, मतलब संक्रमण हो गया। जैसे मतलब कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है तो उसको देखेंगे तो रोएंगे थोड़ी, उसको बोलते हैं ना कि भाई ये है जो क्या है? संक्रामक है। एक बार वापस देखो, किशोरावस्था में जो भी हमने बातें पढ़ी हैं उसको वापस से अपन देखते हैं। स्टेनले होल वाली बात क्लियर है, संवेगात्मक अस्थिरता क्लियर है, पहचान संकट ध्यान रह जाएगा, और इसका मतलब भी समझ में आएगा। मतलब बालक खुद से चाहता है कि भाई मेरा भी नाम होना चाहिए घर में, मतलब वो ऐसे सोचता है कि सब वजह से बात करनी चाहिए कि हाँ ये, जबकि घर वाले हैं जो उसके बारे में बात करते नहीं है, तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस महसूस करता है अपने आप में। व्यवस्था के प्रति सीधी कहानी है, विद्रोह कर देता है। घर वालों के भी कभी कभी वो सामने बोल, ये डायलॉग सुना होगा बहुत बार कि यो मम्मी का हमें बोल रही हो और पापा का हमें बोल रही हो, और ऐसे। ये कहानी भी इस अवस्था की रहती है थोड़ी। अहम केंद्रवाद, ईगो रहता है थोड़ा, नायक पूजा वाली कहानी है जो है ये। और ऐसे नहीं कि वो मतलब आरती उतारता हो रोज रोज, ऐसा नहीं है। नायक पूजा का मतलब उसके मन में जो थोड़ा भाव आ जाता है। सक्रिय खेल की बात कर ली हमने, सामाजिक व्यवहार है, आदर्शों से प्रभावित की बात कर ली, वह संधि काल है जो 12 से 16, इसको ध्यान रख लेना। परिचालन थोड़ा सा ध्यान रखना, कैसा है? औपचारिक है, और परीक्षा में ऐसे दे सकता है अनौपचारिक परिचालन, तो अपने गलत हो सकता है वो। याद रह जाएगा ना। औपचारिक का मतलब जानते हैं? जहां पर सारा कुछ, जैसे मेहमान आए ना, तो जैसे छोटा बालक है तो वो इधर उधर भाग रहा है, ठीक है, घर वालों ने कहा तो दोग दे देगा, जो भी है ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ क्या है? पूरा एकदम सिस्टमेटिक काम है, आ गए मेहमान मतलब पूरा ध्यान रखेगा वो, मतलब जहाँ जो ध्यान रखना है सब ध्यान रखेगा। उलझन वाली क्लियर है कहानी, स्वर्णिम काल कहा है, इसको ध्यान रख लेना। नया जन्म किसने कहा है? स्टेनले होल ने कहा है। प्रौढ़ावस्था में परिवर्तन कठिन काल किलपेट्रिक ने कहा है, ध्यान रख लेना। और संक्रमण क्लियर है, आदर्शों और वास्तविकताओं से अनुकूलन क्लियर है, जीवन की आशा है, स्वयं के लिए समस्या और लोग ने कहा है, ध्यान रख लेना। विद्रोही भावना पहले भी आ गया, फ्रेंक ने और अलग से कहा तो इसको भी ध्यान रख लेना। अब किशोरावस्था के बारे में कुछ एक दो मतलब ऐसी विशेष बातें हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं अपन, फिर तुलना करेंगे ना चारों ही जो अवस्थाएं हैं उनकी। आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया है स्टेनले,
होल ने, और क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक, किंग और होलिंगवर्थ ने। इसका मतलब समझ लो, स्टेनले होल तो मानते हैं कि बालक अचानक से क्या बन जाता है, किशोर बन जाता है, और ये जो थॉर्नडाइक है, किंग है, होलिंगवर्थ कह रहे हैं कि भाई एक दिन में तो बढ़ेगा नहीं, उसकी एक प्रक्रिया रहती है, उस प्रक्रिया के तहत बनेगा। तो उसको हमने क्या कहा है, क्रमिक विकास का सिद्धांत। अब ये एडोलसेंस शब्द है, इसका हिंदी मीनिंग होता है किशोरावस्था, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेटिन में एडोलोसियस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर। एडो कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें वो नसों में ज्वार उठता है, ये बात हमने कल पढ़ी थी जब प्रश्न देख रहे थे उस समय। और इसमें ये इसी अवस्था के दौरान की कुछ एक दो बातें हैं, इनको अपन देख लेते हैं। एनोरक्सा नर्वोसा परीक्षा में आया था क्या, पहले आया हुआ पीवाईक्यू में हमने देखा था। क्या होता है मीनिंग इसका, क्षुधा अभाव। ये थोड़ा लिखने में है जो थोड़ा अलग है, इसको अपन बोलेंगे क्षुधा अभाव। मतलब क्या है, भूखा रहना। क्षुधा का मतलब भूख होता है, तो भूख का अभाव, या जानबूझ के जो भूखा रहना, ये क्षुधा भाव कहलाएगा। एनोरेक्सा नर्वोसा, थोड़ा शब्द में जो हो सकता है एनोरेक्सा हो। और एक हमने कल पढ़ा था जिसमें जो ज्यादा खाना, वो शब्द केवल बात की थी, आया नहीं था, क्या बोलते हैं उसको, बुलिमिया। बुलिमिया का मतलब क्या होता है, ज्यादा खाना, मतलब आवश्यकता है उससे ओवर ईटिंग जिसको अपन बोलते हैं, वो कहानी। तो दोनों ही गलत है, ओवर ईटिंग भी गलत है और भूखा रहना भी गलत है। इसीलिए इसको जो साइकोलॉजी में इसे पढ़ाया जाता है अलग से, तो वो उलझन अटपटी वाली कहानी है जो लागू हो जाती है थोड़ी सी। और इसके पीछे का कारण वगैरह भी ढूंढे तो क्या कारण हो सकता है, जैसे मान लो एक क्षुधा भाव, एनोरेक्सा नर्वोसा की कहानी आती है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, सामान्यतः हाँ, अपने आप को पतला रखना, ठीक बात है, ये एक कारण हो गया। और कोई कारण हो सकता है क्या, बोलो। इससे ये ज्यादा साइंटिफिक जवाब है, अभी बात करते हैं। और कोई कारण हो तो बताओ, ये कारण तो बता दिया, किशन ने वो बात समझ में आ रही है, एक कृष्णा कर रही है, इस पे और चर्चा करेंगे। और किसी को लग रहा हो, मतलब अपने अपनी तरफ से बताना है, वो यहाँ जो है लिखा हुआ उसकी बात ही नहीं करनी। और क्या कारण हो सकता है, बोलो फटाफट। खाना कम पड़ रहा है, पसंद का नहीं हो, ये भी हो सकता है, ठीक बात है, पसंद का नहीं हो तो हटाओ बीमारी। हाँ, संवेगात्मक रूप से चिड़चिड़ा रहा है, स्थिर है, तब भी क्षुधा भाव हो सकता है। और बोलो, क्षुधा भाव नहीं, क्षुधा भाव। यस मनवार, सही बात है। अपन भी कहीं जाते हैं इधर उधर तो, मतलब बहुत बार होता है ना ऐसे कि भाई अपने मन में होता है कि भाई खाना खाना है, लेकिन उस लेवल तक जाए मामला। हाँ बोलो, पीछे वाले बोलो रे। ऐसा कोई है तो नहीं ना अपने जो जानबूझ के भूखा रहता हो। वो क्षुधा भाव थोड़ी है, वो तो फिर वो अलग शब्द आएगा उसके लिए। फिर भी इसको क्लियर करते हैं अपने। इसमें दो पॉइंट आए, देखो, एक तो ये था कि भाई वो उसको लगता है ऐसे कि भाई मैं कम खाऊंगा या कम खाऊंगी, कम खाऊंगी है वैसे, कम खाऊंगी तो उससे क्या होगा, शरीर है जो थोड़ा फिट रहेगा, ऐसा कुछ अपन अनुमान लगा सकते हैं यहाँ से। और एक अभी ये कह रही है अपने, क्या नाम है, कृष्णा कह रही है कि इससे अपन जैसे खाना नहीं खाते हैं तो घर वालों को अपने ध्यान जाता करो, छोड़ो रोटी नहीं गई, छोरी रोटी नहीं गई, उन्हें बोलो, मतलब खिलाओ उसको रोटी, खिलाओ, ये भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान आकर्षण हो सकता है, ये भी ठीक बात है। और बुलीमिया का क्या बताओगे कारण, इसका क्या है, अब बोल किशन। हाँ तो कारण कारण बोलो। बोलो